नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 22 फरवरी 2024 और आज जो है आपका जीडी का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ, है ना। जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले सभी शिफ्ट में आपको जो है रामबाण की तरह कार्य करेगी। ये वाली जो वीडियो है मुझे ड्यूटी निकलना है 3 बजे के करीब, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा नहीं हूँ, मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य से ही आपका भामाकल्पम प्रकार जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से मणिपुरी नृत्य से आपका क्या जुड़ा हुआ है? जोगई, है ना, जोगई जुड़ा हुआ है, जोगई, है ना। तो इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे भामाकल्पम कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है भैया। कुचिपुड़ी जो है ये देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना, ओडिसी, ये सब जो है देवदासी प्रक्रिया से जो है या फिर प्रथा से जो है जुड़ी हुई नृत्य है, परंपरा कहिए। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आएंगे तो लंबाडी डांस आपको सीखना पड़ेगा। ढीमसा लोक नृत्य भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कोलाट्टम नृत्य भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सब आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य है जो आपके एग्जाम में आते हैं। आंध्र प्रदेश में आप लुम्बिनी महोत्सव भी मनाना, है ना, लुम्बिनी महोत्सव मनाना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपका लुम्बिनी महोत्सव हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक नववर्ष त्योहार उगादी भी मनाते हैं हम आंध्र प्रदेश के अंदर, ये नववर्ष त्योहार है। तो यहाँ हमने जितना कहा आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हमने कहा? लुम्बिनी कहा, उगादी कहा, ढीमसा कहा, कोलाट्टम कहा, इसके अलावा एक कभी क्या लंबाडी कहा और कुचिपुड़ी कहा। तो 3 3 6 और 7 8 बात आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। और भी फैक्ट चाहिए। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। फर्स्ट जो है आपका स्टेट बना था आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा तेलुगु। कौन सा भैया? तेलुगु। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है गुजरात के बाद तटरेखा की लंबाई रखने में सेकेंड स्थान रखता है। आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। अरकू घाटी में आपका जिंदगरहा चोटी होता है। क्या होता है? जिंदगरहा चोटी होता है, जिंदगरहा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, जो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान में। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक झील मैं हमेशा बताता हूँ जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कंबाइंड झील है। इसी प्रकार से हुसैन सागर झील भी आंध्र प्रदेश में, हालांकि अब तो ये तेलंगाना के अंदर चला गया, लेकिन फिर भी इनके अलावा इतना बात आपको जरूर ध्यान रखना है। अब तेलंगाना की बात उठ गई है तो तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। तेलंगाना में नया मुख्यमंत्री बना भैया रेवंत रेड्डी, है ना, रेवंत रेड्डी बना है। इसके अलावा तेलंगाना की मैं बता दूं, तेलंगाना में मेदराम जात्रा काफी पूछा जाता है, त्योहार मेदराम जात्रा। तेलंगाना में आपका बोनालू उत्सव काफी पूछा जाता है, बोनालू महोत्सव या उत्सव। तो ये किनके है भैया? ये काली भगवान माता की पूजा होती है। एक बथुकुम्मा पूछा जाता है तेलंगाना के अंदर, बथुकुम्मा में देवी गौरी की पूजा होती है। तो ये भैया तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी डाटा। अच्छा, तेलंगाना के हैदराबाद में आप जाएंगे तो वहां पे रामानुजाचार्य का स्टेचू ऑफ इक्वालिटी मिलेगी, तो उसे भी दर्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा हैदराबाद की बात आ ही गई है तो हैदराबाद में और भी देखिए, हैदराबाद में आपका क्या क्या रहेगा? राष्ट्रीय पोषण संस्थान। क्या है भाई? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर है ना। हैदराबाद के अंदर इरडा का मुख्यालय है। इरडा जो बीमा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं ना, इसका इरडा का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर ही स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान ये भी हैदराबाद के अंदर ही स्थित है ना। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। किस आयोग के अनुसार होती है? तो हिल्टन यंग आयोग के अनुसार होती है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। कौन थे?
CD देशमुख थे। अभी कौन है गवर्नर? 25 अध्यक्ष मैं कह रहा हूँ, गवर्नर माफ कीजिएगा, गवर्नर बोलिएगा। 25वें गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास, ये आपका 25वें नंबर के वर्तमान गवर्नर है। RBI क्या क्या करते हैं? मौद्रिक नीति बनाती है। क्या करते हैं? मौद्रिक नीति बनाते हैं, जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR इत्यादि सब रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं, प्रतिभूतियों है ना की लेन देन करते हैं। कौन करता है? RBI। सरकार के बैंकर का के रूप में काम करता है, यानी इसे भारत में बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, केंद्रीय बैंक सभी की उपाधि से सम्मानित करा गया है। RBI अनुसूचित बैंक जो है, अनुसूचित बैंक हम कब कहते हैं? कि जब RBI अनकमर्शियल बैंक को जब पंजीकृत कर देते हैं, यानी बैंकों का जो पंजीयन है ये कौन करते हैं? तो ये RBI करते हैं। भारत में जो MFI कंपनी होती है माइक्रो फाइनेंस वाली, इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है भैया? तो रेगुलेटिंग बॉडी जो है ये भी RBI के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, तो ये सब बात हो गई RBI में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई RBI जो है ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत क्या करता है ना, छोटा चीज को बड़ा बनाता है, छोटका बेच के बड़का बनाता है। ठीक है, इसके अलावा RBI जो है लोन देते हैं कमर्शियल बैंकों को, ये भी एक प्रमुख काम है। नोट छापना सबसे बड़ा काम, नोट पे तो दुनिया टिका है ना, नोटा नहीं, नोटा तो फिर वोट में हो जाएगा भाई, जब वोट नहीं किसी को डालते हैं उसे नोटा कहते हैं। ठीक है, नोटा है ना, और नोट छापते हैं भैया RBI है ना। और 1 रुपए की जो नोट होते हैं ना, उस पर वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है, वित्त सचिव भारत सरकार की, अन्यथा सभी जो नोट होते हैं उसमें RBI के गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। आपको याद होगा एक बार ग्रुप डी में पूछा कि RBI के लोगों में किसकी निशाना है, तो RBI के लोगों में जो है एक तो शेर की निशान है, ये शेर में बना दिया छोटा सा, और ये आपका तार का वृक्ष है। ठीक है, तो तार का वृक्ष और शेर की निशान है RBI के लोगों में, है ना। आपको तो मेरा चित्रकारी पता ही है कितना फैन है, इसीलिए जो है जैसा बना है। ठीक है, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? तो ये सदिरअट्टम, सब दिन बताते भैया सदिरअट्टम जो है ये भरतनाट्यम का, और इससे पहले वाले शिफ्ट में ये ऐसे ही बात कर लिया था कि शायद ये भी पूछा गया था। देखिए ये पूछ दिया है इस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में नहीं पूछा था, ये सदिरअट्टम है। ठीक है, सदिरअट्टम कहते हैं भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म का शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य तो सत्रिया। ये सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कहाँ पे भैया? असम का है। ठीक है, इसके अलावा जो सत्रिया नृत्य है इसे शुरू करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। ये किस मत से प्रेरित है? तो भक्ति के वैष्णव मत से प्रेरित है ना, भक्ति के वैष्णव मत से प्रेरित है आपका शंकर देव साहब, जिन्होंने सत्रिया नृत्य को स्टार्ट किया था। सत्रिया नृत्य के कैरेक्टर को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, या तो बोरबयान सरनेम होना चाहिए या तो गोस्वामी सरनेम होना चाहिए। ठीक है, बोरबयान सरनेम या फिर गोस्वामी सरनेम, ये सब जो रहेगा तो आप क्या करोगे? सैकिया सरनेम, सैकिया है ना। तो ये भी जो है आप कहाँ चले जाएंगे? सत्रिया नृत्य में। मैंने आपको बताया था कि महाराज सरनेम रहे तो आप कथक में चला जाना, रेड्डी सरनेम रहे तो आप जो है कुचिपुड़ी में चला जाना, सिंह सरनेम रहे तो आप चले जाएंगे मणिपुरी के अंदर। तो ये पहचानने की थोड़ी सी तरीका बताया था हमने। बाद में कि भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्य की उपज जो है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को माना जाता है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को माना जाता है। देखिए इसमें जो है आपको नृत्य की स्टेप समझाए नहीं गए, लेकिन जितने भी वाद्य यंत्र वगैरह का इस्तेमाल होता है उसमें पूर्णतः जानकारी आपको यहीं से मिलेगा कि ये किस प्रकार से जो है इसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है, ये सब जानकारी नाट्य शास्त्र में मिलेगी। ठीक है भाई, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य 8 है तो सब दिन बताते हैं तो याद हो ही गया होगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया, ओडिसी है ना, मोहिनीअट्टम, ये सब है ना। इनके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ लिया। देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है कॉमन करके रखा है, टॉपिक वाइज में आपको मिल जाएगा हमारे, और एकदम ग्राफिकल मोड में पढ़ाया हूँ पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से पढ़ाया हूँ कि उत्पत्ति कहाँ से हुई और अब तक क्या क्या उथल पुथल आया पंचवर्षीय योजना में, सभी बातों को पढ़ा दिया हूँ भाई। आगे काम आपका बन जाता है, जनगणना भी पढ़ा दिया हूँ, ये भी पढ़ा दिया हूँ, आर्टिकल भी पढ़ा दिया हूँ। अब क्या ही करूँ, अगर बच्चे टॉपिक वाइज भी खाली देख के जाए तो मेरे ख्याल में लगता है 60% क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है जीडीपी ग्रोथ, और अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट को अगर देखा हो, अगर आप मेरे से जुड़े हैं या फिर पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं, तब तो भाई 80% से एबव 90% कहिए, ये हवा में नहीं है, पूछ लीजिए जो एग्जाम दे के आया है ना।
10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जीडीपी में ग्रोथ करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये अच्छा रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हमने रोजगार पर भी ध्यान दिया था। क्या है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है जीडीपी ग्रोथ, हो सकता है कि ऑप्शन में ना हो, तो रोजगार आएगा तो अपने आप जीडीपी में ग्रोथ होगा। बात तो यहाँ भी है ना। ऊर्जा के जो नीति है हमारी, ऊर्जा सुधार नीति पे हमने बल दिया था, ऊर्जा सुधार नीति पर हमने बल दिया था। ये सब कुछ बुनियादी काम हुआ था, ठीक है भाई। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, काम आएगा दादा आपको, है ना, कोई भी काम बात को हल्के में ना लेना। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है ये कहाँ की उपज है? तो आप कहते हो भैया रसिया की उपज है ये पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। और ये क्या होता है पंचवर्षीय योजना? ठीक है, जैसे आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपकी 50 के सैलरी है महीने का, तो आप जब तक एक एस्टिमेट बजट जैसे नहीं बनाते हो, एक मतलब एक योजना नहीं बनाते हो कि भाई ये आगामी 2 महीने में हमको क्या करना है, मोटरसाइकिल लेना है, तभी से 5-5 हज़ार जमा करके रखेंगे, तो ये सब ना प्री प्लान को ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं कि भाई इस 5 वर्ष के दौरान ये चीज पे मत रखी गई है। हालांकि ये पूर्ण रूप से ना तो पूरा होता है और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, इसीलिए आप कभी कभी देखे होंगे कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया या फिर लक्ष्य से ज्यादा हो गया। लक्ष्य से ज्यादा एक ही आध केस में हुआ है पंचवर्षीय योजना में, जनरली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जैसे अगर आपको बात करें कि पहले ही ले लो, तो पहला पंचवर्षीय योजना काफी सफल रहा था। लक्ष्य रखा गया था 2.1 पहले पंचवर्षीय योजना में और प्राप्त हुआ था 3.6 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे लगभग 1.5 गुना प्राप्त हुआ था, तो ये काफी कारगर सिद्ध हुआ था पहला वाला। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या होता है पंचवर्षीय योजना। बजट क्या होता है? बजट भी वही चीज होता है कि आपका कितना पैसा इनकम है, किस हिसाब से खर्च करना है, किस किस पे खर्च करना है, तो एक बजट बना लेते हैं, एस्टिमेट, है ना। तो ये जीडीपी ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ पे बढ़ावा देना। अभी मैंने क्या और बताया भाई, इसमें रोजगार के अवसर सृजन करने पे विशेष बल दिया गया, ऊर्जा नीति सुधार पे ध्यान दिया गया। अब हम आते हैं प्रथम वाले पे। प्रथम की ईस्वी सबसे पहले देखते हैं 1951 से 56 होती है। 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना बना था, है ना, 5 ईयर प्लान, और इसे हम हेराड डोमार मॉडल पे मानते हैं ना, हेराड डोमार मॉडल पे। और इसमें करने के लिए और कुछ नहीं तो कृषि पे विशेष बल दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था, 5 गो IIT लगा था, है ना, आपका हीराकुंड, महानदी, भाखरा नांगल ये परियोजना लग गई थी, है ना। सामुदायिक जो आपका ये कार्यक्रम है इसके भी शुरुआत इधर ही हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था ना, कल बताया था ना आपको कि भाई ये जो आपका है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये 1952 में ही आपका लगा था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग पे विशेष बल दिया गया था, 5 साल और बढ़ा दीजिएगा तो 56 से कितना हो गया, 51 से 56, तो 56 से कितना होगा 61, यानी 1956 से 1961 तक चला था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था, भारी उद्योग दुर्गापुर, भिलाई और आपका जो है राउरकेला में फैक्ट्रियां लगाई गई थी, है ना। इसी प्रकार से तीसरा आपका बताया था, तीसरा किस मॉडल पे बताया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है आपका ये आपका हो जाएगा दादा, है ना, ये बताए थे ना सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती, दोनों में से कोई भी एक मिले, आपको आंसर मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सुब्रमण्यम रहे चक्रवर्ती रहे, तीसरी पंचवर्षीय योजना उन्हीं के मॉडल पर आधारित होगा, है ना। चौथा भी बताए थे रुद्र एलन अच्छा किताब में लिखता है ना, आपको ध्यान रखना है। पांचवा के भी कभी कभी मॉडल पूछ देता है, डीपी धर मॉडल पे आधारित होता है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना अंतिम भी ध्यान रखिएगा, अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था 2012 से 2017, और इसमें बहुत अच्छा था इसका क्रम कि 12 में 12वां स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अब तो पंचवर्षीय योजना बनते ही नहीं ना, क्योंकि अब नीति आयोग आ गए हैं 2015 से। 2015 में नीति आयोग आ गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये दोनों सीट आपके लिए खाली है, कमेंट कीजिए। इनके अलावा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? अब देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, 322-323 BC में मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हरा के किया था? धनानंद को हरा के। किसको? धनानंद को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करे थे, ठीक है। हाँ, कहाँ थे? मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के किया था। सहायता कौन किया था इसमें? चाणक्य किए थे। चाणक्य को हम और क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। और हम क्या कहते हैं इन्हें? विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विष्णुगुप्त कहते हैं। तो तीनों एक ही आदमी का नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्होंने कौन सा किताब लिखा था? अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र नामक किताब जो है चाणक्य के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है भाई। तो ये स्थापना तो अब हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे कि स्थापना तो हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 शादी किए थे, एक दूरधरा से, दूरधरा, है ना, और एक आपका कार्नेलिया
हेलेना इनका नाम था भैया, अंग्रेजी नाम तो लग रहा होगा आपको। तो ये कार्नेलिया हेलेनिया कौन था? तो ये थे भाई सेलुकस निकेटर की बेटी, इनकी शादी हुई थी। तो दुर्धरा से एक पुत्र बिंदुसार, कौन भैया? बिंदुसार। यही बिंदुसार जो है अशोक जैसे पुत्र को जन्म देते हैं, यानी अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। और अशोक के काल में जो मौर्य वंश है काफी आगे तक चला धर्म के मामले को लेकर के, यानी बौद्ध धर्म यहाँ पे काफी ज्यादा फले फूले, ठीक है। और ये श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम क्या था? महिंद्रा, और बेटी का नाम संघमित्रा, दोनों को भेजे थे। एक संघमित्रा एक्सप्रेस भी चलता है पटना से, है ना। तो ये जो है आपको भेजे थे कहाँ पे? श्रीलंका। अशोक के समय और हम क्या जानते हैं? सबसे ज्यादा हम जानते हैं अशोक को किस लिए? कलिंग युद्ध के लिए। किस लिए? कलिंग युद्ध के लिए जानते हैं। 261 बीसी में यह युद्ध होता है। कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद इनकी काया पलट हो जाती है और उपगुप्त नामक भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। अशोक कई सारे बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाए हैं, इसमें सांची का स्तूप जो है काफी फेमस है। इनके अलावा अशोक का कलिंग युद्ध हो गया। अच्छा, शिलालेखों का जो प्रचलन है, जो शिलालेख होते हैं ना, शिलालेख पत्थर पाषाण पे लिखा हुआ, तो इन्हीं के काल में हुआ। और अशोक के शिलालेख के पढ़ने का जो श्रेय मिला पहली बार, ये जेम्स प्रिंसेप को मिला। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अशोक जो मौर्य वंश की राजधानी थी, ये पीपीटीए थे, पाटलिपुत्रा, ठीक है भैया। पाटलिपुत्रा का रेलवे का कोड है पीपीटीए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैं आपको बता दूं मौर्य वंश की जानकारी, एक तो आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका से मिलेगा, एक आपका विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से भी मिलेगी, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है, विशाखा दत्त ने लिखा है। इसके अलावा मौर्य वंश में और भी बहुत सारे उपलब्धि है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे मौर्य वंश की जो है आपका सेलुकस निकेटर समझ गए, मेगास्थनीज कौन सा किताब लिखा? इंडिका, ये भी समझ गए। मौर्य वंश के जो है आपका जो ये जानकारी मिलेगा मुद्रा राक्षस से, इंडिका से मिलेगा। एक और बात है यहाँ पे कि मेगास्थनीज ने अपने किताब में, है ना, जो मौर्य वंशीय समाज था उसको 7 वंशों में बांटा था। बड़े बड़े पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं, गुड क्वेश्चन, ताकि आपको वहां पे जो है थोड़ा सा फील करवाता है ना। तो ये 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज के जो किताब है उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल बताया था कि भाई पाटलिपुत्रा में यानी पीपीटीए में 6 समितियां हुआ करता था कंट्रोल करने के लिए, है ना। प्रत्येक समिति में 5 गो सदस्य हुआ करता था। ये सब ध्यान रखेंगे मौर्य वंश के, है ना। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ लिया है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में? 51A में। देखिए ये फिक्स रहता है एसएससी के एग्जाम में, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर आपका और क्या एक है भैया डीपीएसपी। इन तीनों में से एक आर्टिकल, एक कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए तीनों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं। आइए यहाँ पे आज आपको पढ़ने में मन भी लगा होगा। जनरली ऐसा कौन पढ़ाता है जो बहुत बड़े टीचर हो, जो बहुत बड़े चैनल हो, उनकी बातें बच्चे ध्यान से सुनते हैं। आप एक आध तो सुन ही रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ध्यान से भाई फायदा ही करेगा। और मैं आपको बता दिया हूं कि भाई बात यहाँ देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, ज्ञान मैं एकदम सुपर फाइन दूंगा, जो आपके काम के होंगे उतना ही दूंगा, ज्यादा भरूंगा भी नहीं आपको, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसके अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51A में है। इसके अपने अलग अलग 11 पार्ट हैं। 51A के 1 हैं, 51A के 2 हैं, और ये वाले जो सीट है उसमें आपने कई बार देखा होगा। पहले में हमने बताया कि क्या है, सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रगान झंडा है, तो उसमें सम्मान करना 51A के 1 में रखा गया है। और आखिरी भी आपको ऐसे ही याद रखेगा कि 51A के 11 में क्या है, तो जो शिक्षा से 2002 में ऐड हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना, शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, तो ये आखिरी में ही न रहेगा, सब क्रम वाइज ही है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, ऐड किया गया 10 प्रकार के। वर्तमान में है यानी 2024 में हम जी रहे हैं, तो ये 11 प्रकार के। 11वां मौलिक कर्तव्य कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ये जो 10 प्रकार के लगे कब लगे? 1976 में लगे। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है भाई। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है। इसमें संसद के कार्यकाल को भी उतार चढ़ाव कर दिया गया था, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, फिर बाद में रिवर्ट किया गया। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शिक्षा वगैरह को संवर्ती सूची में लाए गए, है ना, संवर्ती सूची में शिक्षा को इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य का थोड़ा सा इतिहास है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है।
आर्टिकल आपने देख लिया तो भाग कौन सा है, 4 के ए भाग में रखा गया है। वर्तमान में 11वां कौन सा है, शिक्षा वाला आपने देख लिया कैसे आया। 11वां जो आया आपका शिक्षा वाला ये आया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आइए मैं फंडामेंटल राइट को भी डिस्कस कर दूं भैया। फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में है, वर्तमान में 6 है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। अब जो ये कैटेगराइज किया गया है वहां से आर्टिकल पूछता है, तो 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है ना। इसके अलावा 19 से 22 जो है ये आपका फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा 23 और 24 जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हैरेसमेंट वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आपका जो है 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है। और 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब आते हैं सभी आर्टिकल को एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ क्या है, सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद होता है। ठीक है, 14 में समता का अधिकार है साधारण लफ्जों में। 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है नौकरी वगैरह में। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है, प्रेस स्वतंत्रता। 20 में क्या है, सजा आदि के मामले छूट है। 21 में क्या है, निजता है ना का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 20 और 21 आर्टिकल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है, आपातकाल में भी नहीं। लेकिन आपातकाल में अन्य मौलिक अधिकार जो है आपको बदला जा सकता है। जो डीपीएसपी है ये आपातकाल में भी नहीं बदलती है। तो डीपीएसपी और आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी सूरत में नहीं बदलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने से ही तो काम बनता है। मैं लिंकिंग करने के ही पढ़ाने के लिए आप मुझे जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे और एक भर लीजिएगा कि भाई डीपीएसपी भी नहीं बदलता, 20-21 भी नहीं बदलते। ठीक है, इसके अलावा जो मैं अभी मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तो 20-21 आया। 21 मैंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 22 भी जो है आपको जब आप किसी चीज़ के आरोप में फंसते हो तो आपको प्रोटेक्ट करता है। 23 जो है ये बलात् श्रम पे या मानव तस्करी पे रोक बताता है। 24 जो है ये आपका बाल श्रम पे निषेध बताता है। 25 से लेकर 28 तक इसमें क्या क्या कहा गया है कि आप कोई भी धर्म मानिए, कोई भी धर्म पे किए गए खर्च में आपके लिए टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं है कि तुमको देना ही है ना। इसके अलावा जो 29 और 30 है ये उनके जो कल्चर में है उनको जिंदा रखने के लिए दिया गया, यानी प्रोटेक्ट पैदा करता है, हित करते हैं उनके, जैसे मदरसा वगैरह इन्हीं से चल रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा जो आपका आर्टिकल 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इससे आपका रिट जारी होता है 5 प्रकार के। इनके अलावा जो है 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो मौलिक अधिकार के हनन होने पे। और इसके अलावा भी अगर 32 की और बात करें तो इसे भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा माना है। वैसे संविधान का आत्मा जनरल वे में क्या किसे बोलते हैं, तो प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रियम्बल को बोलते हैं संविधान की आत्मा या कुंजी। इनके अलावा समय का एसआई मात्रक पूछ लिया है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक कहे तो भी सेकेंड, एसआई मात्रक कहे तो भी सेकेंड, तो सेकेंड होगा यहाँ पे समय का। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये भी काफी बार पूछा है। पर प्रतिरोध का जो है आपका ओम होता है, ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये ओम होता है प्रतिरोध का। और ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, जब प्रतिरोध कहे तो ओम बोलना और जब प्रतिरोधकता कहे तो ओम मीटर बोलना। ठीक है, ये प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर। इसके अलावा वोल्ट का विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, है ना, ये सब आपको तो आता ही होगा। चलते हैं आगे। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं भी पूछा गया था। 2011 में भारतीय महिला साक्षरता दर मतलब टोटल लिटरेसी रेट में महिला का तो 65-46, पुरुष का तो 82-14, ओवरऑल 74-04, डेकेडिकल ग्रोथ 17.64, है ना, लिंगानुपात 943, डेंसिटी 382, है ना। ये सब ध्यान रखना, ही अपना डाटा है भाई, अपना डाटा है ये। इनके अलावा जनगणना के बारे में इतिहास से लेके ओरिजिन सब बता दिए हैं। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचन सदस्य कितने होते हैं, देखिए राज्यसभा में 250 होते हैं, 238 निर्वाचित कर और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर। ठीक है, राज्यसभा अपर सदन है। अब इसकी बात कर लेते हैं, राज्यसभा के बारे में देखते हैं क्या है। ये अपर सदन है, अपर सदन है ना। इसे राज्यों का सदन कहा जाता है, राज्यों का सदन कहा जाता है। और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एंट्री के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए होगी,
सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। इसके अलावा राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? एक 1/3, ठीक है। ये सब राज्यसभा में। अध्यक्षता कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं अध्यक्षता राज्यसभा के अंदर। ये सब बात हो गई राज्यसभा के। राज्यसभा का जो आर्टिकल अलॉट है कौन है? 80 है, 81 लोकसभा का है और 79 संसद का है। तो ये राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा के बारे में देखें तो लोकसभा के बारे में। लोकसभा में 25 वर्ष एंट्री के लिए है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर जब तक विश्वास प्राप्त है। 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष में तो अंततः समाप्त होना होता ही है, लेकिन अगर विश्वास 2 ही दिन में गिर गया तो सरकार अगर गिरा तो लोकसभा का कार्यकाल भंग, है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल सदन का भी 5 साल होता है जनरली, अगर कुछ ना हो तो। इनके अलावा लोकसभा अस्तित्व में 1952 में आया था। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर थे और उपाध्यक्ष अनंत संयम थे। लोकसभा की कोरम 1/10 है। लोकसभा का जो है चेयरमैन सीएम यहाँ लिखता हूँ, और जो है उपाध्यक्ष, है ना, तो ये दोनों अपने लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। कार्यकाल इसका रहेगा 2024 तक, 19 से 24, है ना। अभी 18वीं लोकसभा की चुनाव होने वाली है। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सदस्य है ये 550 होंगे, है ना, जिसमें जो है 20 यूटी से आते हैं और 530 जो है राज्यों से आते हैं, ठीक है। लोकसभा में सर्वाधिक सीट 80 कहाँ का है? यूपी का है। और राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीट 31 कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए आर्टिकल बता दिया था 81 था। इनके अलावा जो धन विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाता है, और धन विधेयक का जो जिक्र है आर्टिकल 110 में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, कौन क्लियर करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। टेबल टेनिस में 0 स्कोर को क्या कहते हैं? लब कहते हैं। टेबल टेनिस में 0 स्कोर को लब कहते हैं। इसी प्रकार से चेकमेट शब्द भी आपसे पूछा जाता है। चेकमेट क्या होता है? जब शतरंज आदमी खेल रहा होता है और आप विपक्षी टीम को, है ना, यानी इधर वाले आदमी को, अगर इसका राजा को इस प्रकार से घेरा है ये बंदा कि भाई कहीं से ना निकल पाए तो गेम खत्म होगा, तो गेम खत्म जो होता है तो चेकमेट कहते हैं, और जो चेकमेट देता है वो जीतता है। इनके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा है, क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली हो, दिलीप ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, है ना, एशियाई श्रृंखला हो, एशियाई क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी हो, WW वर्ल्ड कप हो, है ना, तो ये सभी WW में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भी होता है, तो फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो ये कहना ही सही नहीं सबसे पहले बात तो ये इतना जितना बताया क्रिकेट से संबंधित है। इनके अलावा नहीं तो WW तो वो खेलने वाला हो जाता है भाई। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय पूछा, बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल 84 में चली थी, 84 में चली थी। इसके अलावा एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विदेशी महिला जुंको तेवई है। कौन है? क्या नाम है भाई उसको? जुंको। हाँ, अब हो सकता है अंग्रेजी में स्पेलिंग उसका अलग लिखता हो भाई, क्योंकि ये जापानीज है, और जापान में तो आप जानते ही हैं सुनामी सुनामी है ना, कनॉलेज, जब बचपन में आप पढ़ते थे ना नॉलेज को कनॉलेज, उसी प्रकार से जापान में है। तो जुंको तेवई है भैया, ये महिला चढ़ी थी। इसके अलावा तेंजिंग नोर्गे, ये आपका तेंजिंग नोर्गे कहाँ के थे? तेंजिंग नोर्गे आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं बताता हूँ एडमंड हिलेरी, ये दोनों चढ़े थे सबसे पहले एवरेस्ट पे जेंट्स के अंदर, ठीक है, जेंट्स के अंदर नहीं जेंट्स में, ठीक है। तो बछेंद्री पाल हो गया। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो डिजेबल्ड महिला है अरुणिमा सिन्हा, है ना, अरुणिमा सिन्हा। पैर जो है नहीं है, डिजेबल्ड हुआ था एक्सीडेंट में, फिर भी जो है एवरेस्ट पे चढ़ी। एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी? 88-50 मीटर। तो आप कहाँ नापे? हम भी नहीं नापे थे, है ना, तो याद तो रखना पड़ेगा ना। 88-48 मीटर था, लेकिन अब 88-50 मानते हैं, और ये भी आपका ऑप्शन में आया था लिख के। इनके अलावा दूसरा 86-11 K2 का है, जो दूसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तीसरा 85-86 किसका है भैया? कंचनजंगा का। ये तीसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी सिक्किम में है, भारत का है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? सस्पिशन है, क्योंकि पहले वाले शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। तो ये 1782 में बना था भैया टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, है ना। इसके अलावा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? बताया था 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, बेलेजली के समय, है ना। कौन? बेलेजली था, उसके समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। इनके अलावा निम्न में से तबला के वादक कौन है? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है, आप इनमें से कोई भी हो सकता है। जाकिर हुसैन हो सकता है, अल्लाह रखा हो सकता है, गोदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, फैयाद खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, कोई भी तबला के प्लेयर हो सकते हैं। जाकिर हुसैन साहब को जो है अभी ग्रैमी अवार्ड दिया गया, तो मुझे लगता है कि यही होंगे, है ना, 2024 में। 23 में पद्म विभूषण
प्रमोशन मिला था, दोनों साल इनके बड़े बड़े अवार्ड आए। सितार के प्लेयर में पंडित रविशंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरविंद पारेख, अनुष्का शंकर। बांसुरी में आएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि तथा आपका राकेश चौरसिया। सरोद में आएंगे अमजद अली खान, अली अकबर खान। रुद्रबीना में आएंगे सादिक अली खान, असद अली खान। ठीक है, अब आते हैं हिंदी में, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम दालचंद शर्मा पखावज, यू कृष्णन मेंडोलिन। एक आया था हिंदी में, गुड़ गोबर कर देना काम बिगाड़ कर देना, गुड़ गोबर कर देना काम बिगाड़ कर देना। दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, यानी दूसरे के नाम से कोई अपना काम करना। ठीक है, दूसरे के भरोसे रहना, ये भी हो सकता है इसका। ठीक है, इनके अलावा क्षत्रिय शब्द का तद्भव पूछा था। तद्भव तत्सम देशज विदेशज क्या होता है बता दिया हूँ भाई, कि जो संस्कृत के वर्ड है वो तत्सम है, संस्कृत से निकल के बाहर आया तद्भव है। देश में जो है ओरिजिनेट हुआ है देशज है, विदेश शब्द से अडॉप्ट किया गया है विदेशज है, तो ये क्षत्रिय हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के आपका जो है सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप हमारे कोई भी पेड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके बहुत जो है कम दाम पे, यानी आप समझ लीजिए 35 रुपये से स्टार्ट है। 35 रुपये में ये जीडी पास हो जाता है। जो बच्चे 35 रुपये का लिया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जीडी पास, कोई दिक्कत नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप एसएससी के लिए ऑफर चल रहा है, अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, है ना, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की, तो हमारा 113 क्लास की पीडीएफ मिलेगा प्लस 20 टॉपिक वाइज, यानी 133 क्लास का जो नोट हमारा मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट वाला, जिसमें एक क्वेश्चन के 10-10 फैक्ट होंगे, है ना। तो वो वाला मात्र आपको 70 रुपया में अभी दिया जा रहा है, और ये सीमित समय के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। जय हिंद।